हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज हम आरोह भाग 2 के पाठ 2 पतंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस शीर्षक का नाम पतंग है। तो उनके कवि कौन है? आलोक धनवा जी। इनका जीवन परिचय आपको बता दूं। आलोक धनवा का जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर में हुआ था। मुंगेर बिहार में स्थित है। आप बहुत छोटी अवस्था में गिनी चुनी कविताओं से 70-80 के दशक में बहुत चर्चित रहे हैं। आप विगत 2 दशकों से विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में सक्रिय रहे हैं। आपने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। रंग, कर्म और साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। आपकी साहित्यिक सेवा या योगदान स्वरूप आपको कई सम्मान से नवाजा गया है। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान, है ना। तो कवि बनने के बाद जो साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उनको कुछ सम्मान दिया जाता है। उनको इतने सम्मानों से नवाजा गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब काव्यगत विशेषताएं। आपके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रभावी चित्रण है। आपकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें सहजता व सरलता है। बिंबों का सुंदर प्रयोग एवं अलंकारिता आपकी काव्य कुशलता को दर्शाता है। ये इनकी काव्यगत विशेषताएं रही हैं। आरोह भाग 2 के पाठ 2 पतंग, इस कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इनके कवि कौन है? आलोक धनवा। तो संदर्भ में अपन क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा के कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है कि पतंग शीर्षक से ली गई है। तो इस संदर्भ को हम पूरी कविताओं में उल्लेखित करेंगे। प्रसंग वही संदर्भ वही रहता है, प्रसंग बस बदलते जाता है। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे? इसमें इस कविता में कवि वर्षा के बाद की शरतकालीन प्रकृति का वर्णन करते हुए पतंग उड़ाने वाले छोटे छोटे बच्चों की उमंग, आशा, चेष्टाओं और साहसिक कार्य का वर्णन किया है। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। कवि कहते हैं कि भादो के महीने की तेज बौछारों वाली वर्षा का मौसम बीत गया है। सावन के बाद भादो में वर्षा अधिक होती है, तो जो भादो महीने में तेज बौछारी होती है वो मौसम बीत गया है। अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सुंदर शरद ऋतु का सवेरा आ गया है। तो कवि ने लाल सवेरा, शरद ऋतु का जो लाल सवेरा है उसकी तुलना किससे की गई है? खरगोश की आंखों से की है। यहाँ शरद की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की गई है। कवि शरद की सुबह का मानवीकरण करते हुए बताता है कि वह ऐसा जान पड़ता है कि कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हो, है ना। अपन कोई नई चीज देखते हैं तो सबका ध्यान उसकी ओर जाता है कि नहीं जाता है। वैसी बारिश खत्म होने के बाद जो नई सुबह आती है उसमें सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है। वैसी शरद ऋतु का ये मौसम आया है, उसका सवेरा बताया गया है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीली साइकिल चलाते एवं उसकी घंटियां बजाते शरद की सुबह इशारों से बच्चे की झुंड को बुला रही है ना। जब बारिश खत्म हो जाती है तो क्या करते हैं बच्चे? पतंग उड़ाने के लिए घर से बाहर निकल आते हैं दौड़ के। तो उसको लालच दे रहा है एक प्रकार से जो ऋतु है ना, बच्चों को बुला रही है कि अब तुम्हारा पतंग उड़ाने का बहुत अच्छा समय है। इससे मैंने आकाश को मुलायम कर दिया है, स्वच्छ कर दिया है। ऐसा करके इंगित कर रहा है कौन? आसमान। बारिश के बाद का मौसम साफ हो गया है, हवा थोड़ी तेज चलने लगी है ताकि पतंग अच्छे से उड़ सके।
बच्चे क्या करते हैं, यही परिवेश देखना चाहते हैं। पतंग उड़ाने के लिए भी एक परिवेश निर्मित होता है, तभी पतंग उड़ा सकते हैं। तो अभी पतंग उड़ाने के लिए जो परिवेश है कैसा हो गया है, अनुकूल हो गया है। बच्चे चाहते हैं दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीजें उड़ सके। तो सबसे हल्की और रंगीन चीजें क्या है, पतंग ही है ना। सबसे तेज चढ़ने वाली, बहुत दूर तक जाने वाली क्या चीज है, पतंग, बहुत हल्की होने के कारण, है ना। और उसमें क्या रहता है, बांस की पतली कमानी को आसमान में उड़ाना और उसके माध्यम से स्वयं उड़ना, ये बच्चा चाहता है। वस्तुतः पतंग यहाँ बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि पतंग ऊपर उड़े और उनके उमंग भरे मन की किलकारियां एवं सीटियां भी शुरू हो जाए। इसके साथ ही कवि तितलियों की नाजुक दुनिया की भी बात करता है। जैसे बारिश समाप्त होती है तो तितलियां भी अपने नए नए रूप दिखाने के लिए बाहर निकल आती हैं, है ना। अपना नाजुक पंख को, रंग बिरंगी पंखों को सबको दिखाना चाहती है। तो वास्तव में ये सभी बच्चों के कोमल मन, उनकी उमंग भरी इच्छाओं के प्रतिनिधि के बिंब है। तो कवि ने पतंग के माध्यम से बच्चों की बाल सुलभ प्रवृत्ति को बताया गया है, उजागर किया है। अगली पंक्ति, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। कवि कहते हैं कि बालक जन्म से ही कपास जैसी कोमल भावनाएं एवं लचीला शरीर लेकर आते हैं। जैसे कपास का स्वभाव ही क्या रहता है, कोमल, वैसी बालक की जो भावनाएं होती हैं वो कोमल होती हैं और शरीर लचीला होता है। न उनकी भाषाएं स्वच्छ पवित्र कोमल होती है, बल्कि उनकी शारीरिक सक्रियता भी देखते बनती है। उनके बेचैन चंचल पैरों तो थमने का नाम भी नहीं लेते हैं, वे जीवंत रहते हैं, हर समय दौड़ते भागते आपको दिखाई देंगे, सक्रिय रहते हैं, है ना। बालक सुबह जब सोकर उठता है तब से वो चलते हुए दिखाई देता है, उसके कारण घर की अलग रौनक बनी रहती है। यह कठोर पत्थरों एवं सतह वाली छतों को भी मुलायम समझते हैं। जैसे उनकी भावनाएं रहती है वैसी वो दूसरे को कोमल समझ लेते हैं। छत को वो नहीं समझते हैं, है ना, कि कठोर होंगे, यहाँ पे ना चलूं मुझे गिरने से चोट लग जाएगी, ऐसे ही उनके मन में बातें नहीं रहती हैं। उनकी उमंग इतनी उत्कट, चूने इतनी तीव्र एवं सक्रियता इतनी बलवती होती है कि सभी दिशाएं उनकी सक्रियता की ताल से मृदंग की तरह बजती हुई दिखाई देती है। मृदंग का मतलब होता है तबले की जो था होती है, उससे क्या होता है, एक अलग झनकार उत्पन्न होती है। वैसी बालक के चलने से, बालक की आवाज करने से चारों दिशाएं जो है गुंजायमान रहती है। बच्चे इतने उत्साहित होती हैं कि वे दिशाओं को भी अपनी बोलियों से मृदंग की भांति झंकृत कर देती हैं, कंपायमान कर देती है। कोमल तथा लचीला शरीर लिए जब बालक दौड़ते हैं तो वे झूले के पेग की भांति प्रतीत होते हैं। झूले के जो पेग हैं वो क्या होता है, हिंडोले लगाते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह हिलते रहते हैं, एक निश्चित पैमाना रहता है। वैसी बालक के भी चलने की जो सीमा है वो निर्धारित रहती है। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, जैसे डाल है वो हवा के झोंके आने से एक निश्चित सीमा तक हिंडोले मारते हैं, वैसी बालक भी बेसुध होकर, उसे ये नहीं पता रहता कि मुझे मेरे बारे में लोग क्या कर रहे हैं, है ना, मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, ये नहीं सोचता है। वो उन्मुक्त भाव से पूरा घर में चारों दिशाओं को मृदंग की तरह दिखाता है। छतों के किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनके ही रोमांची शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र मतलब होता है छिद्र, है ना। तो जिस प्रकार बालक पतंग के डोर के सहारे आकाश में उड़ते हैं, जिस प्रकार जो पतंग है किसके सहारे उड़ता है, आकाश में डोर के सहारे उड़ता है, उसी प्रकार बच्चे भी अपने रोमांच के साथ पतंग के साथ उड़ते हैं। अपने ध्यान में इतने मग्न रहते हैं कि छत के किनारे पहुंचते हैं, गिरकर यदि चोटिल भी हो जाते हैं
तो पहले की अपेक्षा वो और अधिक निर्भीक हो जाते हैं। उनमें एक अलग उत्साह आ जाता है। वो पता है कि मन में जो उत्साह है, जो उमंग है, वो शारीरिक चोट से ज्यादा अच्छा है। वे निर्भयता पूर्वक उछलकर सुनहरे सूर्य को छू लेना चाहते हैं, है ना। तो बच्चों को गिरने का डर कम है। अपनी जो उल्लास है, जो उमंग है, उसको उत्तेजित करने की भावना बच्चों में ज्यादा पाई गई है। पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने देखा है, उसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। तो परिवर्तन किसका नियम है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक मौसम आता है तो दूसरा मौसम चला जाता है ना। तो भादो वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। इस मास में क्या होती है? बहुत वर्षा होती है। बरसात के बाद समस्त वातावरण स्वच्छ हो जाता है, सारी धूल मिट्टी धुल जाती है। इस स्वच्छ आसमान में जब सवेरे सूरज आता है तो आसमान पर लालिमा छा जाती है। वर्षा की समाप्ति के बाद चमकीले आकाश की लाली कवि को खरगोश की आंखों जैसे लगती है, ऐसा बताया है। तो हमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई दिया, इसको अपने शब्द में आपको वर्णन करना था। दूसरा, सोचकर बताया कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीजें, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। सबसे हल्की और रंगीन, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब हंसने वाली बातें, है ना। वास्तव में पतंग का निर्माण इन चीजों से होता है। हल्की इसलिए कि उड़ने वाली वस्तु सबसे अधिक पतली नहीं होती है। सबसे रंगीन इसलिए कि इंद्रधनुष 7 रंगों की होती है। सबसे पतला कागज इसलिए कि बूंद पड़ते ही यह कागज फट जाता है। सबसे पतली कमानी इसलिए कि बांस की जो पतली छाल से पतंग की कमानी बनती है, यही पतलापन आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक जा पहुंचता है। इन विशेषणों का प्रयोग पाठकों के मन में पतंगों की विशिष्टता को दर्शाने के लिए किया गया है, जिससे वे आकर्षित हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। उत्तर, कपास बच्चों की कोमल भावनाओं तथा उनके शारीरिक लचीलेपन का प्रतीक है। बच्चों की कोमलता कपास के समान होती है। उनके सपने कपास से बनी डोर की तरह है, जो पतंग को ऊंचाइयां प्रदान करना चाहती हैं। मनुष्य सपना देखता है, उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ कर्म करते रहता है। बालक कपास की तरह कोमल, आकर्षक तथा शारीरिक रूप से लचीलापन लिए होता है। ये उनकी आंतरिक चेतना को ऊंचाइयों तक जाने, दौड़ने, भागने और कभी न थकने के लिए प्रेरित करती है। दोनों के गुणों में समानता होने के कारण कवि ने कपास की तुलना किससे कर दी है? बालक से। एक क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। पतंग अपने सपनों का, अरमानों का एवं आकांक्षाओं का प्रतीक है। जैसे पतंग उन्मुक्त आकाश में स्वच्छंद उड़ती है, उसी प्रकार बच्चों की आकांक्षाएं, उनके सपने भी ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं। वे छतों पर उन्मुक्त दौड़ते हैं। उनकी नजर पतंग पर इस तरह टिकी रहती है मानो जैसे वे स्वयं उड़ रहे हों। बच्चे अपनी आंखों के सहारे पतंग से ऐसे जुड़ जाते हैं, जिधर पतंग जाती है वहीं वे दौड़ने पहुंच जाते हैं। बच्चों की इतनी एकाग्रता एवं संलग्नता तथा पतंग के साथ समरूपता को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि बच्चे स्वयं भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन बस पूछ रहा है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य यह है कि जब बच्चों के पैर छत पर पड़ते हैं तो उन पैरों की पदचाप मृदंग जैसी ध्वनि करती है ना। छत में कोई चलता है तो आवाज आती है ना, तो उनके चलने की ध्वनि है वो मृदंग की तरह लगती है, गुंजता है। यह ध्वनि बालकों के दौड़ने की दिशाओं से आया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। छत हमें कठोर लग सकती है, पर बच्चों का मन क्या होता है? कोमल होता है। तो कोमल होने के कारण उन्हें ये कठोर
उत्सुकता का भी एहसास नहीं होता है। उनके शरीर की कोमलता व लचीलापन कठोर छत पर धमाका चौकड़ी करने के बावजूद उसकी कठोरता का एहसास उन्हें नहीं होने देता है। वो अपने आप में लीन रहते हैं, है ना। एक उत्साह रहता है पतंग उड़ाने का, तो उस कठोरता में भी उनको कोमलता दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? खतरनाक परिस्थितियों से जब तक हम दूर रहते हैं तब तक उनका सामना करने की बात मात्र से हमें भय लगता है, परंतु जैसे जैसे हमें उसका सामना होते जाता है, साक्षात्कार होते जाता है, हमारे अंदर का जो भय है वो दूर होने लगता है। जैसे इस प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि जब बच्चे खेलते या पतंग उड़ाते समय छत से गिर जाते हैं, बच भी जाते हैं, फिर भी वो दूसरे दिन क्या करते हैं, पतंगबाजी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वस्तुतः यह है कि खतरनाक परिस्थितियों के सामना करने से हमारे अंदर आत्मविश्वास व आत्मबल की वृद्धि हो जाती है।